साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 16वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले 15 सेट प्रैक्टिस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट को। पहला प्रश्न है, नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो नगोया प्रोटोकॉल की हम लोग बात करें तो यह जो है वर्ष 2014 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान की हम लोग बात करें तो इसका जो निर्माण है वो हुआ है कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल के मध्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम क्या होगा? वायुमंडल में हम गैसों की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन जो है वो 78% के आसपास है। उसके बाद से ऑक्सीजन जो है वो है 21% के आसपास। उसके बाद से आर्गन आता है। आर्गन की हम लोग बात करें तो ये जो है वो 0.93% आता है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की प्रतिशत की हम लोग बात करें तो यह 0.04% होता है। उसके बाद से आ जाता है इसमें नियोन, हीलियम, और हीलियम के बाद ध्यान रखिएगा एक और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि मीथेन जो है इसमें आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले इसमें जो आ जाएगा ऑर्गन, उसके बाद से आ जाएगा CO2, Ne और He, और 5वें नंबर पर CH4 मीथेन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया के मर्लिन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जो है हीरे का खान पाया जाता है। तो हीरे के खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में भवन निर्माण की हम लोग बात करें तो वो जो है वो विंध्य शैल समूह चट्टानों से होती है। ऑप्शन सी जो है वो भारत में भवन निर्माण हेतु चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छठवां क्वेश्चन है कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है कि पवनों की दिशा और वेग के संबंध में। तो आइए इसको देखते हैं। पवनों और दिशा की हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। तो बिल्कुल सही है। अगर दाब में भिन्नता होगी तो वायु की गति में भी भिन्नता होगी। अगला कह रहा है बी, धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। घर्षण पैदा होने के कारण वायु की गति भी प्रभावित होती है। तीसरा कह रहा है सी कि कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। तो यह गलत है। कोरियोलिस बल जो है वो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डी कह रहा है कि प्रचलित पवनें व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हम लोग चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है आठवां, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुडी की ऊंचाई की हम लोग बात करें तो यह 2696 मीटर ऊंची है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो लागू किया गया था वर्ष 2013 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में यह पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा जो है वो किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा की हम लोग बात करें तो यह जो है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी विकास सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि करेगा तो मुद्रा के प्रसार में कमी आएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ऊष्मागतिकीय रूप से हम लोग देखें तो कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप जो है वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, बोरेक्स की जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो बोरेक्स की जलीय विलयन की हम लोग बात करें तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो समूह 14 के तत्वों की हम लोग बात करें तो यह जो है ये +2 एंड +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा समूह 14 के जो तत्व है वो +2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पन की क्रिया की हम लोग बात करें तो यह आयतन पर निर्भर नहीं करती है। क्वथनांक का कम होना, द्रव का ताप और द्रव के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, लेकिन आयतन पर यह निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जब प्रकाश की किरण किसी को कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इसमें जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो इसमें जो है वो होता है भार बदल जाता है, द्रव्यमान समान रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर से चांद पर जाती है तो उसका भार परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान वही रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 20, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तो ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसकी क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वहीं दूर दृष्टि दोष पूछे तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 22, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक
वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है? तो यह जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव की बात करें तो कवक जो होता है एक कोशिकीय नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन जो है वो सर्वाधिक इलियम में अवशोषित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? जल जनित रोग नहीं है तो जल जनित रोग की हम लोग बात करें तो हैजा जो है ये जल से होता है, हेपेटाइटिस भी जल से होता है, टाइफाइड भी जल जनित रोग है, लेकिन चेचक जो है यह जल जनित रोग नहीं है, यह वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना के भारत से बाहर अगर 7 वर्ष से रहता है, 7 वर्ष से अधिक रहता है, तो उसकी नागरिकता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन किया जाता है? तो विधानसभा के गठन के हम लोग बात करें तो उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 170 में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम जो है वो 238 प्रतिनिधि हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपने विधानसभा के सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसे लोकसभा के सीट समाप्त हो जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 दिन। अगर कोई विधायक जो है वो लोकसभा चुनाव जीत जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर जो है विधानसभा की सीट को रिक्त करना होता है, नहीं तो उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नांकित में से कौन सा संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका की हम लोग बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है और महान्यायवादी शामिल होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की डैश प्रक्रिया है? तो महाभियोग जो है वो संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की हम लोग बात करें तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 61 में किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है, 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 33, निम्न में से वो कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठते हैं लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? तो ये जो है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ना ही संसद में यह बैठता है, लेकिन जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। तो इसलिए राष्ट्रपति जो है इसका अभिन्न अंग होता है लेकिन उसमें यह भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34, भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की हम लोग बात करें, संयुक्त बैठक जो होता है वो संविधान के आर्टिकल 108 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है और लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 35, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। कथन 1 दिया गया है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता का उपबंध था, तो यह गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है वो भारत की स्वतंत्रता का उपबंध नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है 36, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की हम लोग बात करें तो इसकी समाप्ति जो है वो 1813 में कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 37, किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे? तो यह जो सुझाव है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी की हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो स्वराज पार्टी की हम लोग बात करें तो इसके प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू स्वयं थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, जिसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गया। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस्तीफा दे दिया, तब जाके राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 41, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन जो है वर्ष 1905 में किया गया था और इस समय वायसराय जो है वो लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है 42, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43, संताल विद्रोह के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। ध्यान रखिएगा कि संथाल विद्रोहियों ने मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हड़प्पा सभ्यता किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से जो है वो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 45, राग गोविंद की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो राग गोविंद की हम लोग बात करें तो इसकी रचना मीराबाई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था? तो शाहरुख नामक सिक्का जो है वो चलाया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 47, विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले दिया गया है शामूगढ़ का युद्ध। तो शामूगढ़ के युद्ध के बारे में हम लोग बात करें तो यह जो है 1658 ईस्वी में लड़ा गया था और यह शाहजहां के दो पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। दूसरा कह रहा है कि खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध की हम लोग बात करें तो यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और यह जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तीसरा कह रहा है कि चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1539 ईस्वी में और यह जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। चौथा कह रहा है कि घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध की हम लोग बात करें तो यह लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। तो इसको जब हम लोग कालक्रम के अनुसार सजाएंगे तो सबसे पहले जो लड़ा गया था वो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद से हम लोग देखें तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद से लड़ा गया था चौसा का युद्ध और फिर सबसे बाद में जो है वो शामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2431। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 48, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो हिरण्य शब्द की हम लोग बात करें तो यह जो है सोना के लिए किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 49, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो खान की उपाधि की बात करें तो यह हॉकिंस को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डनहिल कप की हम लोग बात करें तो यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 50 क्वेश्चंस जो थे वे कंप्लीट हुए। तो साथियों हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि ये सारे PDF जो है वहाँ सेंड कर दिए जाते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।